सबको मुबारक हो, क्योंकि देश को नई सरकार मिलने जा रही है। आप पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन देश सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री जो चुना जाता है, जिसे देश की जनता, तमाम देश की जनता, पूरे देश की जनता चुन करके भेजती है, वो पक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होता है। मुसीबत के वक्त, सुख के वक्त, दुख के वक्त वो हर एक के साथ रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री सबका बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पूरा एनडीए खेमा पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के समर्थन में नजर आया। बैठक में मोदी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि संविधान और देश की जनता का मत, सर्वमत सर्वोपरि है। साथ ही देश में नई सरकार के विजन को लेकर भी क्लैरिटी दे दी गई। मोदी के विजन के साथ पूरा एनडीए एक साथ नजर आया। वहीं विपक्ष पर भी मोदी ने करारा प्रहार किया कि आरोप लगाया कि विपक्ष देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास तोड़ने की साजिश करता है। कैसे ईवीएम की बात आई, अब लगता है कि 5 साल तक ईवीएम की वो बात नहीं करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में फिर से मोदी सरकार आने वाली है। नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता तीसरी बार चुन लिए गए हैं। सहयोगियों से धड़ाधड़ समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी के बयान में हमेशा की तरह इस बार भी कॉन्फिडेंस ही दिखा। आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। पूरा एनडीए खेमा पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है, लेकिन नतीजे के बाद देश में जो माहौल विपक्ष ने बनाने की कोशिश की, उस पर करारा जवाब भी दिया गया। एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे, न हम हारे हैं। सिर्फ मोदी नहीं, बल्कि एनडीए के तमाम घटक दलों के बयानों में जोश और उत्साह और सपोर्ट दिखा। सबसे खास रहा नीतीश कुमार का वो बयान, जिसमें कह रहे हैं कि विपक्ष को जल्द ही पता चल जाएगा, इधर उधर जो जीत गए उसका हिसाब हो जाएगा। जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। दरअसल नतीजे के बाद विपक्ष लोगों के जहन में ये बैठाने की कोशिश में था कि बीजेपी हार गई, जबकि एनडीए को बहुमत हासिल है। तमाम पार्टियों को मिलाकर भी इंडिया गठबंधन के पास बहुमत तक भी नहीं है। तभी देश में सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल वाकई में लाजमी है। आखिर जीतने वाले गठबंधन पर विपक्ष किस हैसियत से सवाल उठा रहा है, जबकि देश में सरकारें जनता के मत से बनती हैं, देश में सरकारें संविधान से चलती हैं। तभी नरेंद्र मोदी आज अपने बयानों में खरी खरी कहते नजर आए, हमारा संविधान सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। तो बहुत से सवाल थे कि किस तरीके से एनडीए साथ होगा, किस तरीके से टीडीपी और जेडीयू तमाम और बाकी दल। मुझे लगता है कि आज इस बैठक को देख करके, इस केमिस्ट्री को देख करके बहुत से ऐसे जो क्रिटिक भी रहे होंगे उन्हें ये जवाब कम से कम मिल गया होगा। अब एनडीए की बैठक की कुछ बेहतरीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि एनडीए की एकता प्रबल है। केमिस्ट्री देखिए किस तरीके की है। चिराग खड़े होते हैं। उससे पहले जब हाजीपुर में रैली के लिए पहुंचे थे, पीएम ने किस तरीके से कहा था कि मैं बोल देता हूं, मैं कह देता हूं, क्योंकि मेरा उससे नाता बिल्कुल घर जैसा है। चिराग जब खड़े हुए, चिराग को उन्होंने गले लगा दिया। नीतीश और नायडू बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए थे और नीतीश कुमार ने मोदी के पांव छुए। मोदी ने एकदम उन्हें रोक लिया। मांझी खड़े हुए, मांझी ने हाथ मिलाया और बाहर खड़े होकर के कहते हैं कि क्या आप बात करते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो और कौन सा ये वो। ऐसी कोई बात नहीं। आज सरकार बनने जा रही है। देखिए नई सरकार आ रही है। कुछ बेहतरीन लम्हे हमने देखा है कि आज इन तस्वीरों के माध्यम से सामने देखने को मिले। महिमा कटारिया की रिपोर्ट देखिए। आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। सर्वसहमति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज नेता चुना गया है एनडीए का। कुछ दिन पहले यानी परसों तक एनडीए की जो बैठक थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई थी और आज संसदीय दल की बैठक थी, एनडीए की बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसहमति के साथ एनडीए का नेता चुन लिया गया। और अब एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को 6 बजे के लगभग शपथ लेंगे। यानी इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और तीसरी बार यानी थर्ड टर्म में वापस आएंगे। वो अब ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो लगातार अपना तीसरा टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पूरा करते नजर आएंगे। आज अगर बात करें कि क्या कुछ खास रहा सेंट्रल हॉल में, तो सेंट्रल हॉल में तमाम जितने एनडीए गुट के लीडर हैं, चाहे वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई तमाम बातें कही, जिसमें से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी लिया और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का साफ तौर से कहना था जो मैसिव विक्ट्री अगर एनडीए को मिली है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है। तो देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ एनडीए की जीत। फिर क्यों लग रहा है कि हार चुका है इंडिया? दूसरा, इंडिया गठबंधन किस बात का जश्न मना रहा है? तीसरा, फिर से मोदी सरकार बनने पर जिसको शक था शायद आज उसे जवाब मिल गया होगा। चौथा सवाल, एनडीए की एकता से इंडी क्यों बौखला उठा है? और पांचवा, मोदी की खरी खरी देश में संविधान सर्वोपरि। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। अनुजा कपूर है हमारे साथ बीजेपी से, नीरज मिश्रा है कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ हैं हुडा जरीवाला जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, एडवोकेट के शर्मा हैं और साथ ही साथ रास बिहारी जी हैं। मैं चाहूँगा कि आज क्योंकि देश को नई सरकार मिलने वाली है, तमाम लोग मौजूद हैं, तो हम इस चीज़ को एनालिसिस करें, क्योंकि प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। तो हम ये चीज़ देखें कि उस प्रधानमंत्री जो कि मेरा भी होगा, हुडा जरीवाला का भी होगा, वो शर्मा जी का भी होगा, वो रास बिहारी जी का भी होगा, तो वो नरेंद्र मोदी अगर होने वाले हैं तो वो किस तरीके से वो विजन है जो पक्ष और विपक्ष दोनों का हो सकता है, लेकिन वो कैसे सर्वमत हो सकता है। अनुजा, सबसे पहले बहुमत की बात होती थी, शायद उन्हें जवाब मिल गया होगा। बहुत से लोग कल तक कह रहे थे टीडीपी जेडीयू और ये वो उसको लेकर के, तो पीएम ने कहा भी 10 साल से अभी तक तो 100 सीटें भी नहीं आई हैं। और दूसरा, जो बहुमत की बात करते थे, आज पीएम ने कह दिया आगे है सर्वमत। जय श्री राम। सचिन जी, पहले तो आपको, मेरे पैनल पे जो सब लोग हैं, हम सबको, मेरे सारे श्रोतागण, हमारे सारे दर्शक, उन सबको आने वाले विकसित भारत की और मोदी जी के प्रधानमंत्री तीसरे टर्म पे बनने की जो आपके मेरे जिस सचिन जी ने बड़े ही सुचारू रूप से इस बात को सामने प्रयोजित किया है कि विदाउट दिस इज नथिंग कॉल्ड एज बायस्ड इन दिस, कि वो प्रधानमंत्री सबके हैं और सबके साथ सबके विकास के लिए दोबारा से बहुमत के अंदर वापस आए हैं। अब बहुमत क्या है, इसका जो आंकड़ा है
उसको आप 5 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं, 30 भी लगा सकते हैं। बात यह है कि जिस जनता ने मोदी को 5 दिए हो, 10 दिए हो, 20 दिए हो, वो 0 भी दे सकता था, एनडीए को 0 भी दे सकता था और इंडिया अलायंस को दोबारा से खड़ा कर सकता था और कहता कि आप अपना प्रधानमंत्री चूज कर लीजिए इस टर्म में। पर ऐसा नहीं हुआ और एक जो इंडिया अलायंस ने एक पूरा एक जो विपक्षी का जो एक गंदा रूप सामने लेकर आए, जो एक टूल किट के साथ सामने आए, वो भी सबके सामने आया। हमारी आप एक खासियत देखिए, जो एक भाजपा के लोग हैं, जो इंडिया अलायंस और एनडीए ने जो जवाब दिया इंडिया अलायंस को कि आप लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, हम में इतना धैर्य था कि आपकी बताई हुई झूठी अब जो अपने पूरी जगह पर आपने फैलाया, उसको भी हमने बड़े शांति पूर्वक लिया, सुना, धैर्य रखा और आपको कहा कि हम आपको दोबारा से अपने काम के साथ वापस जवाब देंगे, क्योंकि ये जवाब जनता ने आपको दिया है, हमें चुनकर। आप हमारे आंकड़ों में फंस गए और अपने काम से हट गए। आप अपने लिए काम करते रहे और हम देश के लिए काम करते रहे और एनडीए ने मोदी जी के साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर काम किया है। चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कहा है कि मैं ये कब हुआ, ऐसा कब हुआ कि मैंने आपको कहा है कि कोई हमारे बीच में कहीं पर भी समझौते के अंदर या हमारे में कहीं सूझबूझ में कहीं कमी है या हमारे को कहीं पर धोखा हो रहा है या आपको धोखा हो रहा है। कहते हमने शुरुआत से ही लड़ाई एनडीए के साथ लड़ी है, हमने शुरुआत से ही माना है कि हम मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। जब मोदी जी के साथ ही एनडीए में है तो अलग कहाँ है? तो ये भ्रम वो यूट्यूबर के साथ मिलाकर, वो यूट्यूबर को जो आपने पैसे दिए थे उस राठी को, उसको मिलाकर आप लोगों ने जो एक भ्रम फैलाया, अरे आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग एकजुट नहीं हो सकते। आप लोगों का मत नहीं है क्योंकि आप देश के हित के अंदर काम नहीं कर रहे। मैंने फिर कहा, आंकड़े 5, 10 और 20 की बात नहीं है। जाहिर सी बात, तभी मैंने बोला ना कि आप पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं। आप एक आइडियोलॉजी को हराने के लिए जो है चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आप व्यक्ति विशेष को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा थोड़ा ना था कि आप देश को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। नीरज जी, आज तो कम से कम ऐसा जेस्चर हो सकता था कि मुबारकबाद दी जाती, एक ट्वीट किया जाता, एक एक्स पर लिखा जाता पोस्ट, लेकिन आज भी जयराम रमेश कह रहे हैं कि 1/3 का ये प्रधानमंत्री है और ना जाने क्या क्या 2-3 और बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। मतलब अब किस स्तर की बात की जाए? सर, प्रधानमंत्री तो मेरे ख्याल से नीरज जी वो आपके भी हैं, मेरे भी, सबके हैं। देश पर अगर कुछ आपदा आएगी भारतीय होने के नाते, जो खुदा ना खास्ता कभी आए, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती, जो कि चुना हुआ प्रधानमंत्री होता है, वो दल से ऊपर होता है। नीरज जी। सचिन भाई, वैसे आप क्यों नहीं कह पाएंगे कि और क्या क्या बात कही? ऐसी कोई अमर्यादित बात तो कही नहीं गई। आज 1/3 के तो वो प्रधानमंत्री बने हैं और इसके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि वो साथ में जो 2 बैसाखियां हैं वो कब टूट जाएं वो प्रधानमंत्री जी को शायद पता ना चले, लेकिन देश की जनता के लिए हम लोग तो यही आपको विश्वास दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जहां जहां गलती करेंगे वहां ये सशक्त विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में उनको आईना दिखाने का काम करेगा और इसको जैसे पिछले 10 साल में कुछ उद्योगपतियों की सरकार बना के छोड़ दिया गया, उस तरीके की सरकार बनाने नहीं देंगे। और जो भी अभी मुझसे पहले बोल रही थी, उनके लिए तो सिर्फ एक शेर मुझे ध्यान आता है कि उसको मालूम है हकीकत जन्नत की, पर मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो वो मन बहला रहे हैं, 10 साल पुरानी घिसी पिसी स्क्रिप्ट आज ये आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में एनडीए का तो कभी जिक्र ही नहीं किया। आज लेकिन उनके 1-1.5 घंटे के भाषण में सिर्फ एनडीए दिख रहा था। उसकी वजह यही है कि 1/3 वो प्रधानमंत्री हैं और सच्चाई यही है। आज उनकी सरकार बनी है, लेकिन वो मुद्दे आज भी यही हैं। आज देश में बेरोजगारी का आलम 4 जून से पहले जो नीरज भाई, भले बीजेपी के पास बहुमत था, नीरज भाई भले बीजेपी के पास बहुमत था, लेकिन भले बीजेपी के पास बहुमत था, लेकिन पिछली 2 टर्म भी तो एनडीए की सरकार थी। ठीक है, कोई आया कोई गया, सरकार तो एनडीए की थी ना पिछली बार भी या उससे पिछली बार भी। ठीक है, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत था, वो जो है 282 से लेकर के जो है
या 292 से लेकर के जो है 303 से लेकर के अब यहाँ पर 240 के जो है पास आ गया। सचिन भाई मुझे एक बात बताइए, पिछली सरकार में एनडीए के कन्वीनर कौन थे? मुझे जवाब दीजिएगा जरा। अगर एनडीए की सरकार चल रही थी तो एनडीए के नेता वहां कौन थे? भाई सदन के अंदर ठीक है प्रधानमंत्री जी के पास नंबर था, लेकिन जो गठबंधन धर्म निभाने के लिए उनको करना था, क्या उन्होंने किया? उन्होंने तो ये किया कि उनके साथ जो खड़े हुए उनको उन्होंने उसी तरीके से खत्म कर दिया। जैसे बिहार में कहावत है कि इनके पांजर में दांत हैं, आपको साथ में खड़ा करेंगे और साइड से काट लेंगे। तो उसको तो पूरे देश ने देखा है। सचिन भाई मैं बड़ी बात कह रहा था कि 4 जून से पहले जो हालात थे आज वो हालात हैं। अब बदला ये है कि अब इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ये बुलडोज जो कर देते थे हर आइडिया को, अब ये वो नहीं कर पाएंगे। आज अग्निवीर के ऊपर एनडीए के अगर ये नेता हैं तो एनडीए के घटक दल सवाल उठा रहे हैं, यूसीसी के ऊपर एनडीए के घटक दल सवाल उठाते हैं, और मुस्लिम आरक्षण जो मुद्दा बना रहे थे ये, जो हमारे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था, लेकिन अब एनडीए के गठबंधन के पास है और वो बोलते हैं कि वो मुस्लिम आरक्षण देंगे। तो अब ये जो विवाद हैं इनका वो सोल्यूशन कैसे करेंगे और देश को एक सशक्त सरकार कैसे देंगे, अब तो उनको सोचना है। आई एम श्योर सर, मैं यही इस देश की खूबसूरती। अगर वो उस तरह बैठे हैं तो चेक करने के लिए आप जो बैठे हुए हैं सर 230 के ऊपर, मतलब एक ऐसा, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वरना ये बहुमत जो है, मतलब ऐसा नहीं होता कि 400 पार, फिर तो पता नहीं क्या। मतलब बैलेंस एंड चेक रखने के लिए सशक्त विपक्ष जरूरी है, और कांग्रेस जो है वो किस तरीके से वापस आई है ये भी अपने आप एक कहानी है। बिल्कुल आप बैलेंस एंड चेक रखिएगा, और ये हमारे लिए, आपके लिए और हम सबकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा एक सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। एक सेकंड अनुजा मैं आता हूं, एक मुझे ये देखिए, मैं आपको एक पिक दिखाता हूं। 98 में जब एनडीए गठबंधन बना था और 99 में नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को अपना साक्षात्कार दिया था जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय राजनीति इतिहास में गठबंधन एक बेहतरीन प्रयोग है। गठबंधन रेनबो की तरह है जो सूर्य की रोशनी में हमेशा चमकता रहेगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी को सूर्य की रोशनी बताया। 99 में पीएम मोदी का यह इंटरव्यू पढ़कर साफ लगता है कि एनडीए के प्रति इनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही है। हुड्डा जरीवाला, एक कमेंट आपका। देश को नई सरकार, देश हमारा, देश आपका, प्रधानमंत्री सबके। जी, सबसे पहले तो जो तमाम लोग इस चुनाव में जीत के आए हैं, इंडिया गठबंधन के वो लोग हों या फिर एनडीए के लोग हों, उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। जी, दूसरी बात ये कि इसको अगर जोड़ तोड़ की सरकार बोले एनडीए सरकार को, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। आपने देखा किस तरह से, पहली बात तो ये इसी बात पे फेल हो गए कि 400 पार के जो नारे लगाए थे, 400 पार क्या 300 पार नहीं कर पाए ये अपने दम पे, राइट। दूसरी बात ये कि बीजेपी को अपने आप में 270 प्लस अकेले बहुमत नहीं आई है, ये एनडीए के दम पे। जिस तरह से भाई साहब कह रहे थे कि एनडीए की जो 2 बैसाखियों के सहारे जो ये सरकार बन रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है, तीसरी दफा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या 5 साल तक ये अपने तमाम जो एनडीए के साथी हैं उनको साथ लेके चल पाएंगे, या कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, कुछ टाइम की बात है। ये भी देखने वाली बात इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इनके साथ जो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं वो ऑर्गेनिक एलाइज नहीं हैं, ऑर्गेनिक पार्टनर्स नहीं हैं। पास्ट में यही वो नेता हैं जिन्होंने काफी एकदम वॉइसिफरस तरीके से अपने बयान जो बीजेपी के खिलाफ है वो रखे हैं, टाइम एंड अगेन रखे हैं। इस बात से हम में से लेकिन आज आपने केमिस्ट्री देखी, आज आपने केमिस्ट्री देखी जिस तरीके से पांव छूने की कोशिश की या चंद्रबाबू नायडू ने जो बातें प्रयोग की। और तीसरी बात ये हमारे साथ बैठी हुई जो लेडी पैनलिस्ट है जो बीजेपी से ये कह रही है कि ध्रुव राठी जैसे लोगों को पैसे दिए, तो इनको इस चीज पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यही वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट किसी यूट्यूबर का नाम मत लीजिए, क्योंकि जैसे कि बेवजह के जो उस तरीके के है ना, वो इंडिपेंडेंट खामेगा उसके किसी की क्या पॉपुलैरिटी करनी या किसी को क्या नीचा करना, वो खामेगा वो सामने लाई है। ये हाँ, वो स्पॉन्सर्ड लोग जो हैं वो भी लोग हमने क्या बात करनी है, ये लोगों के बहुत ही लोकप्रिय जर्नलिस्ट हैं। एज अ मीडिया पर्सन आपको भी इस बात से यकीनन आपत्ति होगी कि आपके साथ के ये एक फेलो जर्नलिस्ट, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही क्यों ना हो, उनके लिए इस तरह की बातचीत करी जा रही है। एक और बात जो मैं सबके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि अयोध्या
जो भारतीय जनता पार्टी हारी है वो भी एक दलित कैंडिडेट के खिलाफ, जो कि और वो एक जनरल सीट थी, रिजर्व सीट थी भी नहीं। तो ये अपने आप में लोगों का एक बड़ा पॉपुलर मैंडेट है, जिसमें बहुत अफसोस की बात है, आपने देखा होगा अभी गाजियाबाद में भी एक शख्स को गिरफ्तार तो किया मतलब है। क्या क्रक्स क्या है आज के दिन का, क्या क्रक्स है, मतलब क्या क्रक्स क्या है, मैं क्या मानूं कहने का मतलब भाई? ये है कि ये जोड़ तोड़ की सरकार बना के आप पावर में तो आ गए, आप पार्लियामेंट में तो मतलब चले क्या जाएंगे मैं भाजपा क्या मानूं? के साथ। हुड्डा जरीवाला ये मान रही है कि जोड़ तोड़ की सरकार और बेड़ा गर्क होने जा रहा है देश का। लेकिन क्या आपके पास लोगों का एक पॉपुलर मैंडेट है? नहीं है। नहीं है, मतलब बेड़ा गर्क होने जा रहा है। मतलब आज आपने देखा, मतलब आप ये कह रही बेड़ा गर्क होने जा रहा है। ठीक है शर्मा जी, एक कमेंट आपका, शर्मा जी एक कमेंट आपका, फिर रास बिहारी जी, अनुजा आपके पास वापस आऊंगा। एक सेकंड, ठीक है। एक आपने मुबारकबाद दी, उसके बाद आपने देश को बेड़ा गर्क कर दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आज सारे इकट्ठे बैठे थे। मैं कह रहा हूँ हुड्डा जरीवाला वो आपको थोड़ा ना सर्टिफिकेट ला करके देंगे, या नीतीश कुमार आपको बताने थोड़ा आएंगे मैं हूं उनके साथ। गलत बात हो जाएगी। अगर मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगी तो मैं बेड़ा गर्क कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ शर्मा जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हुड्डा जी बता रही है कि जोड़ तोड़ की जो सरकार है वो सही नहीं है, भाई अभी तो ऑप्शन ही नहीं है। किसके पास, दोनों पार्टियों के पास किसी के पास पावर नहीं है। और जो तो क्या, वो तो पहले से एनडीए अलायंस है और जीती है। बहुत अच्छी बात है कि एनडीए जो अलायंस है वो पार्टी और देश में सरकार बना रही है। और जिस तरह से दो बागडोर जो दिया गया है, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल में नीतीश कुमार जी, साउथ पोल में जो है चंद्रबाबू नायडू जी। ये तो एक बड़ा ही चेक इन बैलेंस है। और ये बैलेंस ही तो जनता यही चाहती थी कि इस बार सरकार में जो है मोदी तो रहे, बैलेंस में रहे। कहीं ना कहीं जो यूपी में सीट कमाई है, कहीं नुकसान हुआ है। लोग आज भी, मैंने एक पंडित से मिला, बातचीत किया, बोला कि क्या भाई साहब क्या हुआ है, ऐसा तो लग नहीं रहा था। यूपी में तो बहुत मजबूत लग रहे थे वो लोग, और ऐसा हवा भी नहीं था। तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था उसमें शंकराचार्य भी शुभ नहीं था। जब तक पूरा बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए, वहां पे राम मंदिर को अभी तक उनका नहीं करना चाहिए था, जल्दबाजी हो गई और इसका श्राप लग गया। हालांकि इस कलयुग में पढ़े लिखे लोग हैं, हम श्राप को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं यदि भगवान में विश्वास है तो कहीं ना कहीं हमें इस पे भी विश्वास करना पड़ेगा। श्राप तो लगी है, और यही बात है ना। अरे और ये रही बात है कि संविधान की जो रक्षा था, बड़ा बता रहे थे उड़ीसा में जाके। हुड्डा जरीवाला हुआ ना, उन चीजों का नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है, जनता सब देखती है। मैं कह रहा हूँ जनता सब देखती है। नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान हुआ कि उस दिन हो सकता है कि नींद नहीं आई होगी। उस दिन जो है दिन भर सोचते रहे होंगे कि भैया सरकार नहीं बन रही। नुकसान हुआ, मैसेज जनता ने दिया, जनता सब जानती है। देश में 370 और राम मंदिर कभी मुद्दा नहीं बन सकता है और न बनाना चाहिए। देश में जो देश का विकास, देश डेवलपमेंट में कभी बात हुड्डा नहीं हुई जी मेरा बारी है, आप बीच में मत बोले प्लीज। कभी कोई बात नहीं करी। हुड्डा जी आप अपनी बारी में बोल देना, ठीक है, अभी से मत बोले प्लीज। ठीक है शर्मा, जल्दी पूरा। मैं यही बोल रहा हूँ, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, 370 और राम मंदिर एक मुद्दा नहीं हो सकता। ये हमारे लिए, देश के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुद्दा जो है आज भी महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी ही रहेगी और देश का विकास ही रहेगा। चाहे वो विकास नहीं रहेगा सर, देश का विकास, देश आगे बढ़ेगा तभी तो होगा ना। भूखा फिर जिसे कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। भाई ऐसा है कि ठीक है मंदिर बन गया, सब कुछ होगा। और ये जनता ने बताया, अयोध्या में बीजेपी की जिस तरीके से हार है वो भी जनता बताती है साफ कि भैया जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है, वरना वो 99 पे नहीं लेकर के आते। रास बिहारी जी एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद अनुजा और नीरज के बाद आपके पास आऊंगा। एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड। तो फिर आज के दिन हम कम से कम टेकअवे तो लेकर के जाए रास बिहारी जी, या आज के दिन भी ये टेकअवे लेके जा रहे हैं? अरे टूटी फूटी सरकार है, वो क्या कहते हैं। एक सेकंड शर्मा जी, हो गया आपका, शर्मा जी हो गया, शर्मा जी हो गया। रास बिहारी जी आज के दिन तो कम से कम टेकअवे लेकर के जाए कि देश को, हमारे देश को एक नया प्रधानमंत्री मिल रहा है सबका। इस देश के ऊपर जो है 55 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, लेकिन प्रधानमंत्री भले वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, हमारे सबके प्रधानमंत्री थे ना। मनमोहन जी हो, यूपी सरकार के वक्त उस वक्त कितनी सीटें थी, कांग्रेस का कितना बहुमत था? देखिए आपने मनमोहन सिंह की बात की। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे दूसरी बार 2009 में, तब कांग्रेस की 246 सीटें आई और आज बीजेपी की 240 सीटें हैं। तो ये कहना कि एनडीए के जो घटक दल है वो छिटक जाएंगे, पहले तो जो इंडी गठबंधन है उसके घटक दल की बात देख लो आप। बंगाल में लड़ाई कर रहे थे, केरल में लड़ाई कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में लड़ाई
लड़ाई कर रहे थे, और भी कई जगह अलग थलग पड़े हुए थे। किसने हराया? कांग्रेस ने सीपीएम को साफ कर दिया। बंगाल में कांग्रेस को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में किसने साफ किया? ये सबके सामने है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस या जो विपक्षी दल है खींचे हुए हैं कि कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे सरकार चलाएंगे। अरे भाई, आपने 10 साल सरकार का काम देखा है। 10 साल मनमोहन सिंह की भी कांग्रेस वाली सरकार थी, उसका भी जनता ने काम देखा था। तो वो भी तो उस कांग्रेस तो उससे भी कम बहुत में सरकार चलाई थी। फिर पूरा जो 10 साल एनडीए का नाम नहीं लिया। अरे नारा क्या दिया था नरेंद्र मोदी ने कि 400 पार, एनडीए का ही नारा था। बीजेपी 400 पार तो नहीं लगाया था, एनडीए 400 पार नारा लगाया था। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पिछले 10 साल में अपने सहयोगी दलों को जोड़े रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। नीतीश कुमार चले गए थे, चंद्रबाबू नायडू चले गए थे, और भी चले गए। उत्तर प्रदेश में भी 1-2 दल चले गए थे, फिर आ गए थे। तो गठबंधन की राजनीति में जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने कमाल दिखाया था, उससे बढ़कर कमाल नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं कि बहुमत की सरकार होते हुए भी उन्होंने कई राज्यों में एनडीए की सरकारें बनवाई और केंद्र में भी एनडीए की सरकार चलाई। अपने पूर्व सहयोगियों का पूरा ध्यान रखा। अगर आज बिहारी जी रखे होते तो लोजपा भाग गया, फिर उसके बाद रालोसपा भाग गया, फिर जीतन मांझी भाग गया, नीतीश भाग गए, शिवसेना भाग गया। सर आपके साथ जो दल थे गए ना, फिर वो वापस भी आए। सर वो एक सेकंड, शर्मा जी आप बीच में मत बोलिए। शर्मा जी आप एक तो जो बीच में बोलते हैं ना, ये बहुत बुरी आदत है। आप किसी के बीच में बोलने लगते हैं, मुझे तो पता ही नहीं लगता आप इस तरफ है या बीच में है, कहाँ है। बातचीत हो रही थी और भाई वो चले गए तो वापस भी है ना। प्रमोद सावंत और जयंत चौधरी आज जब मौजूद थे, खास बातचीत की है राकेश कुमार सिंह ने। एक बार सुनवाते हैं, फिर उसके बाद अनुजा आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद नीरज आपके पास। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। प्रमोद जी, किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमत नहीं सर्वमत। माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि इस जो थर्ड टर्म में जो एक्चुअल पिक्चर देखनी है, वो एक्चुअल अभी तक तो ट्रेलर ही देखा था, अभी जो पिक्चर है अभी पिक्चर देखेगी। ये जो निर्णय लेने थे वो अभी वो थर्ड टर्म में लेंगे। उन्होंने कहा कि थर्ड टर्म काफी अहम है। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो डिसीजन लेने हैं वो थर्ड टर्म में लेंगे, उनके लिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से जो एनडीए का भी समर्थन, जिस तरह से देखा, जो लोग को आपने जिस तरह से एनडीए के सभी पार्टनर्स ने जो समर्थन दिया है, माननीय मोदी जी को पूरा सहकार्य किया है। जो उन्होंने सोचा है वो करने के लिए उनका पूरा समर्थन रहेगा, ये उन्होंने तो डायरेक्टली कहा। इसलिए एनडीए के सभी पार्टनर को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक चीज महत्वपूर्ण बात कही कि विकास का एजेंडा जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, जरा विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए उनका पूरा समर्थन माननीय मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सभी एनडीए के नेता जो हैं जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। हमारे साथ जयंत चौधरी। जयंत जी, राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, आज जो उम्मीद जताई जाती, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की बड़ी जीत है। बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है, इतिहास बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री आज चुने गए हैं दोबारा एनडीए के लीडर के तौर पे। अभी राष्ट्रपति जी से हम मुहिम से अपना जो समर्थन है उनको देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा बहुमत नहीं सर्वमत। जी, मतलब सबको साथ लेके चलना है। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो एनडीए के जो नेता हैं वो सीधे तौर पर सभी लोग जो हैं जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन, यहाँ से जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तमाम राष्ट्राध्यक्ष बधाई दे रहे हैं, तमाम देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो इतना जो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज उसे अपना प्रधानमंत्री जो है उससे नई सरकार उसे मिलने जा रही है। और विपक्ष भी जो है सशक्त तरीके से जैसे उभरा है, यही इसकी खूबसूरती है। ठीक है अनुजा, आपने तमाम कमेंट सुने होंगे, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी जो जितने अपने जो मेरे ऑपोजिशन में जो पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। कुछ बातों का जो संघर्ष जो कुछ एक संक्षेप सुनाई समझ में आया, वो ये आया कि इंडिया अलायंस एक तो अपने बारे में बात कर रही थी, वो ये कर रही थी कि वो एक ऑर्गेनिक अलायंस नहीं है। दैट इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। क्यों? क्योंकि उनका जो है ना गुटबैठ, वो अभी आपको असेंबली में ये आदत है, आदत। हम इंडिया मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बीच में आप आ जाती हैं बार बार। ये आपकी आदत है या आप शुरुआत से ऐसी थी?
आप गलत बात ये करेंगे तो शुरुआत से आपकी आप बात ऐसी को थी। तो काटना पड़ेगा ना। आपकी आप आदत जनता को है, गुमराह ऐसे करेंगे ही तो हमें है। सच्चाई तो सामने आप रखनी ऐसे ही पड़ेगी। हैं, कैसी हैं आप गलत आपको समझ में नहीं चीजें आता कि अगर बीच गलत में बयानी से बोलना बात चाहिए आपको। करेंगी तो हमें सच्चाई की ठीक है, बात तो सामने आप रखनी डिबेट, पड़ेगी। आप अनुजा कपूर है, आज से आप डिबेट कीजिए अनुजा कपूर की जगह। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझ में आना चाहिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी का साइड लेने मैडम, you should sit down now, please. Madam, you should sit down and behave. Please try to behave on a national television. Behave on a national television. Okay. हुड्डा जरीवाला, सचिन, हुड्डा जरीवाला, हुड्डा जरीवाला, आप जो भी बोल रही थी, आपका आप जो भी बोल रही थी कि गंदगी बेड़ा है। गर्क होने जा रहा है इस कंट्री का। मैंने बेड़ा है ना? गर्क कभी नहीं बोला। ये नहीं वो आपके अल्फाज बोला थे, आपका मेरे अल्फाज पर्याय तो नहीं यही थे। था ना आपके अल्फाज भाई। थे, do आप not put जब words जब in जिस my देश mouth. की Do सरकार not स्थिर put नहीं words है, in my mouth. जिस ये देश की आपके सरकार अल्फाज थे स्थिर मेरे नहीं भाई। होगी, मेरे बैसाखियों अल्फाज की नहीं सरकार थे ये। होगी। आपने बोला बैसाखियों की सरकार, जब जिस देश की बिल्कुल सरकार बैसाखियों बैसाखियों वाली की होगी सरकार मैंने वो बोला था, वो देश तो लेकिन फिर बेड़ा अपंग गर्क होगा ना की मैम। बात आप कर रहे हैं। वो देश बेड़ा अपंग गर्क होगा, आपके अल्फाज थे। वो देश तो अपंग होगा। सचिन, मैं तो बोलूं- आप उसकी परिभाषा ऐसे कर रही थी, लेकिन आज क्योंकि पहली बार बहुत सी परिभाषाएं बनाई जा रही थी, आज पहली बार मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी की। ये देखिए किस तरीके से आज पहली बार मिले। बहुत सी थ्योरीज गढ़ी जा रही थी कि देखिए योगी ने साथ नहीं दिया, सीटें जो है वो कम हो गई, और जो कॉइन एक थ्योरी की गई, ये देखिए अपने बच्चे की तरह जो है वो, मुझे नहीं लगता इसके बाद किस तरीके का आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाकर। तो नतीजे चाहे जो भी हो, लगता है प्रेम कभी नहीं टूटेगा। जिस तरीके का प्रेम आज पीएम ने योगी जी के प्रति दिखाया, और सब अगर आप चेहरे देखिए भावुक नजर आएगा। अनुजा अपनी बात पूरी कीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई बीच में नहीं बोलेगा। उसके बाद नीरज आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बात यही मैं कह रही थी कि जो ऑर्गेनिक अलायंस की बात एनडीए करती है 30 साल से, ये इनको समझ में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी गोपाल राय ने बोला कि दिल्ली में तो ना तो कांग्रेस है, ना पंजाब में है, ना गुजरात में है। ये लोग अपना ही लड़ाई करते हैं क्योंकि इनकी शक्ल अपने में चमकनी चाहिए। ये सिर्फ चमकती हुई पार्टी अपने आप में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर है कि ये कहते हैं कि नीतीश बाबू के बारे में कहेंगे, चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहेंगे, चिराग पासवान के बारे में। अरे आपको नीतीश बाबू से इतनी नफरत अपने पास क्यों बुला रहे हो? आपको कितनी तकलीफ है नीतीश बाबू से, तो आप बुला क्यों रहे हो अपने पास? आप बीच में नहीं बोलेंगी मैम। मैम आप बीच में नहीं बोलेंगी। आप अपने बयान देख लीजिए। मैम आप बीच में नहीं बोलेंगी। तो मैं ये चाहूंगी कि जब मेरा टर्न आए तो मुझे टाइम दिया जाए, जिस तरह आप कपूर जी को नहीं टाइम दे मैम, आपके टर्म पर अनुजा बोलेगी। एंड मेक श्योर आपके टर्म पर मैं बोलूंगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको जितना टाइम मिलता है उतना मैम आपके साथ मुझे मैम आप किसी पार्टी से है क्या? इतना दर्द क्यों हो रहा है? इतना दर्द क्यों हो रहा है? राजनीतिक विश्लेषक है नीरज जी, बैठे 99 सीट लेकर के। नीरज जी बैठे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के साथ 99 सीट लेकर के। नहीं, नीरज जी बैठे सरकार बनाने के बिल्कुल करीब, 55 साल तक राज किया देश पे। हमारे यहाँ इतना दर्द क्यों हो रहा है? देश को न्याय पीएम मिल रहा है, हर एक के बीच में डिस्टर्ब करने लगती है, हर एक के बीच में डिस्टर्ब करने लगती है, हर एक के बीच में बोलने लगती है। न्यूट्रल तरीके से डिबेट। अरे न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है बोलूं? कि आज देश को जो है 2 बैसाखियों वाला प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आज देश जो है बैसाखियों पर चलेगा। आई एम सॉरी, होगा आपका नैरेटिव, मेरा नहीं है। मैं आवाज नीचे कर दूंगा। थैंक यू, आप जा सकती हैं। अगर आपको ये नैरेटिव रखना है आप जा सकती हैं मैम। अगर आप सिर्फ एजेंडा चलाने आई आप जा सकती हैं। विपक्ष इतना स्ट्रांग हुआ है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है यार। नीरज भाई बैठे हैं यार, उनसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट, उनसे थोड़ा सा आदमी वो जो है देखता है कि क्या होते हैं डिबेट के एटिकेट्स। अनुजा जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि बहुत देर से वेट करें नीरज। आई एम सॉरी सचिन, आई ट्राइड बट शी केप्ट ऑन स्पीकिंग। अब यही लोग हैं जो लोग बोलते रहते हैं कि आप लोग को उन्होंने मालूम है किस तरीके से इन्होंने बेइज्जत किया था, चमचा चमची करके बात करते हैं। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन मोदी जी ने हमेशा से कहा। ये कहते हैं कि अयोध्या की बात, ये कहते हैं सीए की बात, यूपीए की बात, ये बात करते हैं कि यूसीसी क्यों बात कर रहे हैं, ये अग्निवीर की। हम सबने बात करने की कोशिश करी, हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे बात करी, पर ये लोग उठ के वॉकआउट करते थे, ये लोग उठ के चले जाते थे। हमने मणिपुर पे बात करी, ये उठ के निकल कर चले गए। मणिपुर पे कभी बात नहीं करी है। प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों को टिकट दिए, किसान से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और जब कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बात आती है सचिन भाई, इन मैडम को वाकई में कोई बहुत बड़ी मानसिक प्रॉब्लम है।
Being a psychologist, I would like to tell you, ma'am, you really have a problem. You get your mental disorder checkup. No, I am telling you, you get your mental disorder checkup. This is something. No, I'm not minding my language. You better understand. You better understand. Huda Gariwala, you really have a psychological issue. ये आप घर में भी ऐसे बोलती रहती हैं क्या? रुकेंगे नहीं अनुजा, रुकेंगे नहीं। आई एम सॉरी मैम, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, ठीक है? इस वक्त क्योंकि लगातार खबरें जो है लगातार बढ़ती भी चल जा रही है। शाम 6 बजे नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बैठक होने वाली है। आज शाम को 6 बजे ये बैठक होने वाली है। तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष के घर एनडीए नेताओं की बैठक होने वाली है। जाहिर सी बात है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा, अब यहाँ पर तमाम चीज़ें तो है, वो तो खैर उस पर तो वो तमाम टेक्निकलिटीज़ है, उस पर तो बात होगी, वो चीज़ें तो आएंगी। 6 बजे जो है ये बैठक होने वाली है। नीरज जी, आप अपनी बात रखिए। तो पीएम भी उस बैठक में जो पीएम जो है 6 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, और साथ में हमने देखा था कि जयंत चौधरी भी थे और चंद्रबाबू नायडू भी थे। तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे राष्ट्रपति से मिलने के लिए और समर्थन पत्र सौंपने के लिए। तो इस वक्त 6 बजे एनडीए की बैठक भी होने जा रही है। नीरज भाई, आप अपनी बात रखिए और कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब इस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो करके आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे पूरी डिबेट में। सिर्फ एक बार कमेंट लिया है। अनुजा जी हैं, जिस पार्टी जिस विचारधारा को बिलोंग करती हैं, उनकी गठबंधन के साथ सरकार बन रही है। हम सबकी सरकार है, सारी सरकारें हमारी थी क्योंकि देश की सरकारें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कि इतना क्यों हम बौखला जाते हैं। आज के दिन तो हम कम से कम अपनी बात रखें। भैया, हम 100 सवाल पूछेंगे, आप मेरे को देना। अग्निवीर पे मैं पूछूंगा, आप मेरे को देना। कोरोना से लेकर के तमाम चीजों पर मैं पूछूंगा। मैं नीरज भाई के साथ खड़ा रहूंगा रोज बैठ करके। पर ऐसे नहीं होता ना, डिस्टर्ब करेंगे एक दूसरे को। नीरज जी। सचिन भाई, देखिए, आप और हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि देश के कलेक्टिव कॉन्शियंस के ऊपर हम लोग कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। देश ने आज एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया है और प्रधानमंत्री अब मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो सशक्त विपक्ष है, आप उसको एंटी नेशनल कोई ब्रांड नहीं कर सकता। इस देश की जनता ने हमें भी ये अधिकार दिया है अपने मतों के साथ कि अब देश के जो मुद्दे हैं हम वो सामने रखेंगे। मैं जो बात आपको कह रहा था कि 4 जून से पहले की जो तस्वीर थी वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लोगों के जीवन की असहूलियत पर, आज वो फिर भी वैसे ही है। और अब आने वाले समय में जब भी प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, हम लोग उनको ये आईना दिखाते रहेंगे और हम ये बात आपको एकदम तरीके से बता देते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति, हर राजनेता इस देश की तरक्की चाहता है। इस देश की नियति जो है उसको रोकना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब पिछले 10 साल में सचिन भाई आपने बुलडोज किए किसानों के ऊपर फार्म लॉज, आपने अग्निवीर जैसी स्कीम ला दी जिससे देश का युवा बेरोजगार हुआ, आपके बॉर्डर कमजोर हो गए, तो इनके ऊपर सवाल पूछना हम जैसे विपक्ष का काम है। और आज हम विपक्ष में हैं, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद हम फिर सत्ता में आ जाएं। तो इसलिए हम लोगों को अतिशोक्ति में ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आज जो विपक्ष में है वो देश की तरक्की के लिए बेड़ा गर्क करेंगे। इस बात को सिर्फ मैं कहना चाह रहा था सचिन भाई। ठीक है अनुजा, आपका कमेंट, फिर उसके बाद रास बिहारी जी। आप मेरा कमेंट भी ले लीजिए। हमने ये कभी नहीं, आप बीच में नहीं आ सकती मैडम। आप पहले अपना मेंटल डिसऑर्डर ठीक कीजिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर कि जब हम लोग कांग्रेस से रिलेटेड बात करते हैं, इंडिया अलायंस से रिलेटेड बात करते हैं, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट एंकर से कि प्लीज हमें भी मौका दिया जाए। जितना स्क्रीन स्पेस आप अनुजा जी को दे रहे हैं उतना हमें भी दे देंगे तो हमें बहुत तहे दिल से खुशी होगी और हम अपना भी पक्ष रख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका पक्ष कौन सा है, मुझे बताना जरा। आप किस पक्ष है? मेरा पक्ष, जो पक्ष हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो, जो इंडिया गठबंधन का पक्ष है, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष है, उस पक्ष को रखने के लिए मैं यहाँ पे। आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिखती हैं? क्योंकि मेरी की पूरी लॉयल्टीज है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। तो फिर राजनीतिक विश्लेषक बन के क्यों आती? ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आई थिंक आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई एम अलाउड टू डू। तो राजनीतिक विश्लेषक तो स्वतंत्र,
भाई वो तो नहीं, निष्पक्ष आप और मुझे- स्वतंत्र होते हैं। आप एक एंकर हैं, लेकिन आप आप मैं कोई पार्टी का थोड़ा ना हूँ। चुनाव क्यों हो जाता मैं है? एंकर हूँ तो मैं पार्टी का थोड़ा ना हूँ, मैं किसी पार्टी दफ्तर में थोड़ा ना बैठूँ। आप कहते हैं कि मैं तो आप पार्टी की हूँ, लेकिन मैं एक स्वतंत्र भी हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों है? क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों है सर? मैं भी बहुत इज्जत से देखिए आपसे सवाल कितना दुख की यार, बात छोड़िए है, यार। इतनी प्यारी डिबेट चल रही थी सचिन जी, कितने कैसे ये ऐसे ही होता है। देखिए आप लोगों मतलब को आपने कहा मानसिक था आज हम प्रॉब्लम इसमें से बताइए, देखिए तो फिर देखिए आपकी जो बुरी he has मानसिकता है really उसमें बात you really उसमें have सवाल to निशान हो सचिन you जाएगा really ना। have to see आप लोग किन लोगों को अगर बुलाते हो अपने डिबेट्स लहजे में। को तमीज और तहजीब सारी के दायरे डिबेट में खराब रख के कर दी बात इन्होंने। करें, तो वेरी एक तमीज की सैड डिबेट वेरी हो सकती है। सैड। देखिए आप तमीज की देखिए डिबेट तो जब मुझे होती पता है, था, आप देखिए आपको मुझे पता सोचना था कि चाहिए मुझे कि पता था कौन कि आज से डिबेट खराब होगी इन्होंने बीच में। अपने फेलो मुझे पता था, एक बार पता पहले सचिन पहले भी आप ऐसा हुआ, इतने मुझे पता अच्छे था। एंकर है ना, मुझे पता था, मैंने मुझे हमेशा पता था ही ये, आपकी मुझे तारीफ पता करी और था, पुराना आपके मुझे साथ पता चली हूँ था, मैं। क्योंकि और उड़ा सचिन वाला जी हर एक के आपकी बीच में जो बोलती हैं, हर एक के बीच में बोलती हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वैज्ञानिक बन के इन्होंने आती हैं, है आम आदमी पार्टी की। मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने 4 नहीं की दिया, 3 इन्होंने मेरा सीट आई पॉइंट टोटल, ऑफ व्यू रखने नहीं सरकार दिया। इनको अब बनानी देखो है। ये देखो पता ये नहीं क्यों कहते हैं दर्द कि होता है इतना। ऑपोजिशन में है। अंजा फटाफट बोलिए, फिर उसके बाद रास बिहारी जी प्लीज, मैम की आवाज अब इनकी नहीं आनी चाहिए। नहीं आप इनकी बंद कीजिए, आपने बहुत बार इनको बोल दिया, अब इनकी बात आवाज को बंद कीजिए आप। तो आप यहाँ पर जो हम लोग बार बार कहना चाहते हैं कि कम से कम अब जो नया स्तर चल रहा है, हम सब लोग मिलकर इस नए पार्लियामेंट के जो सेशंस आगे चलेंगे, एक साथ डेवलप इंडिया विकसित भारत के साथ चले। बीजेपी एमएलए असीम अरुण कन्नौज से भी अखिलेश यादव को हम लोगों ने यूपी में लिखा कि हम आपके साथ एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे काम करने के लिए तैयार है यूपी में। तो भाजपा उस लेवल पर खड़े होकर बात करती है। आप लोग कभी हमें समझने की कोशिश करा ही नहीं है आप लोगों ने। आप लोग एक अपना एजेंडा चलाते रहे। हम लोग देश को परोभित आगे करते रहे, ये वो छोड़िए, वो पीछे हो गया, अपना। लेकिन मैम और ठीक है, उस एक एजेंडे चीज के नहीं, अंदर एक दो चीजें हैं, लेकिन वो जी। ठीक है, वो चीज होगी, लेकिन एक चीज तो है ना, जैसा कि नीरज ने कहा, वो चीज वो देश भी जानता है भाई, अकेले दम पर बीजेपी को बहुमत तो मिला नहीं। इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी को क्या अपने हो दम पे गया? बहुमत नहीं, था। अच्छी अब बात जो है, अब जो अगर अकेले चेक्स दम एंड पे बैलेंसेस है वो ज्यादा, क्योंकि जय अग्निवीर को लेकर के वापस नहीं होगी, लेकिन साफ कह दिया केसी त्यागी ने ये होनी चाहिए। देखिए देश की जनता ने बता दिया। उधर एक जो है विधायक ने साफ कह दिया, मंत्री ने वह आंध्र में कि ऐसा है कि कर्नाटक में जो है धर्म से जो आरक्षण है वो ओबीसी का वो जारी रहेगा। तो आसान इतना नहीं होने वाला है, वो चीजें ठीक है, वो चीजें ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो चीजें ठीक है। और काम विपक्ष का है भी यही, और यही रेट्रोस्पेक्शन जो है वो आपका भी है। रास बिहारी जी और यही लोकतंत्र कहता है। तभी ऐसे नहीं 5वां खंभा बनाया गया, तमाम चीजें बताई गई कि तब यही लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की खूबी है। ठीक है, वाजपेयी जी ने सरकार चलाई, मनमोहन जी ने सरकार चलाई, कांग्रेस ने सरकार चलाई, यूपीए 1 यूपीए 2 चली, इसमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सर? मुझे नहीं लगता सरकार के सामने ऐसी, क्योंकि चुनौतियां तो सरकार के समक्ष हमेशा रहेंगी, किसी भी पार्टी की सरकार बने। 10 साल अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो उनके सामने चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी और आगे भी रहेंगी, हर राज्य में अलग अलग चुनौतियां रहेंगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह 10 साल मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार रही, उसके तो बहुत ही कम मेंबर थे। 2004 में केवल 145 कांग्रेस के संसद जीत के आए थे, और पूरी की पूरी सरकार वामपंथियों पे टिकी हुई थी, और वाम दलों ने सरकार का पूरा उपयोग किया। इससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब भी वामपंथियों ने समर्थन किया, तब भी उन्होंने पूरा उपयोग किया। बात यह है कि वामपंथी कांग्रेस को अपना समर्थन देते रहे, लेकिन राज्यों में क्या किया, जो कांग्रेस के साथ रहा वो सब साफ हो गए। वामपंथ तो पूरा साफ हो गया, 4 सीटें ही है पूरे वामपंथी पूरे देखेंगे मिला जुला के। तो ये तो सरकार चलाने में जो माहिर है, क्योंकि जिस तरह की मनमोहन सिंह की सरकार थी, मजबूर सरकार थी, उसको कई दलों के साथ झुकना पड़ता था। लेकिन जिस तरह के मुद्दे हैं वो तो अब, जब पहले भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर आम राय बनाई थी लेकिन फैसला नहीं किया, जो जातिगत जनगणना पे भी कुछ एनडीए के घटक दलों को। पर आपको लगता है सर कि जब इस तरीके से जो है विपक्ष अभी से ही जो है इतना मुकर है, जो जिस तरीके से वहां पर संसद में होगा, इतना आसान होगा यूसीसी या जनसंख्या नियंत्रण जो कि सरकार के एजेंडे पर है, ठीक है 370 और बाकी तमाम चीज़ें सीए वगैरह जो है वो हो गया, लेकिन इतना आसान होगा यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण जिसके बारे में पीएम, या फिर एक देश और एक इलेक्शन जिसके बारे में पीएम हमेशा से काफ़ी मुकर रहे हैं?
नहीं, मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे पूरा एनडीए एक मत होगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि मुझे लगता है उन पे चर्चा ही नहीं करेंगे। ठीक है, पार्टी अपने लेवल पे चर्चा करेगी। राम मंदिर को लेके पिछले लंबे अरसे जब से बीजेपी का गठन हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा 1989 में आया, लेकिन मंदिर जाके 2022 में आया, फैसला पहले आया। तो ये तो अलग अलग बात है कि, और पहले भी कहा गया था कि एनडीए के जो मुद्दे हैं, जो भाजपा के मुद्दे हैं, जब तक भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी, आर्टिकल 370 पे नहीं चर्चा की पहले, लेकिन 370 मोदी सरकार ने हटाई जब पूर्ण बहुमत सरकार थी। तो एनडीए के नेता जो आपस में मिलजुल के जो बात करेंगे, उन पे ही सरकार चलानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कोई पार्टी अपना ही एजेंडा थोपेगी, ना बीजेपी कोई अपना एजेंडा थोपेगी, ना जेडीयू कोई अपना एजेंडा थोपेगी, ना टीडीपी अपना कोई एजेंडा। ठीक है, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार चलती है तो उसमें जो भी राय बनती है उसी पर ही फैसला होता है ना। पहले भी तो गठबंधन 30 साल देश में गठबंधनों की सरकार चली है, और गठबंधन सरकार की क्या मजबूरी होती है। तभी आज सबसे पहले जब शुरू किया पीएम ने अपना भाषण, बोला ना कि सर्वमत, बहुमत तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, एक होता है कि सर्वमत, बिना सर्वमत के अब कुछ होगा नहीं। नहीं, ठीक है, और ये देश के लिए बहुत बढ़िया भी है, बेहतरीन भी है, अच्छा भी है, लेकिन एक जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर टेक ऑफ मोड में हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है देश के लिए एक स्टेबल सरकार हमारे देश में होनी चाहिए। जिस तरीके की इकॉनमी हमें, जिस तरीके की महंगाई, जिस तरीके की बातें और जिस तरीके के इश्यूज इस वक्त हैं, एक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उड़ा, मैं आऊँगा आपके पास, आप वेट कीजिएगा, ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि लगातार कुछ खबरें भी आ रही हैं, राकेश कुमार सिंह ने जीतन मांझी और सम्राट चौधरी से बात की। एक छोटा सा टिक टैक दिखा दूँ। जीतन राम मांझी जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है बहुमत नहीं सर्वमत। बात तो सही है, सर्वमत की बात ही है, सब लोग की इच्छा है, सब लोग ने मेजोरिटी इज गारंटेड इन डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि एनडीए की बड़ी जीत है, एनडीए 30 साल से जो एनडीए है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बार लगातार जीत होना एक मामूली बात नहीं है, और ये बड़ी जीत है, ऑफकोर्स जीत है। पुराने समय में 3 बार जवाहरलाल वगैरह हुए थे, तो उसमें तो जस्ट स्वतंत्रता प्राप्त किया गया था, वो पॉपुलरिटी थी। अभी बहुत क्लाइमेसिटी है, उसके बावजूद भी 3 बार जीता गया, ये बड़ी बात है। अच्छा, आपके तरफ से भी कुछ डिमांड किया गया है? कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरें हैं जो आ रही हैं। अब खबर तो अभी कहा गया कि ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं जो मोदी 3.0 जो कि शपथ लेने जा रहा है, उसको लेकर क्या हम उनको समर्थन देंगे, दे रहे हैं हर तरह से। वो चतुर्थी विकास हिंदुस्तान का किया है, सब तबके का विकास किया है, करेंगे, यही है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समर्थन है, और तमाम जो नेता हैं जो कि जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं आप? हाँ, राष्ट्रपति भवन सभी एनडीए के लोगों को जाना है, समर्थन पत्र सौंपा, दावा पेश किया जाएगा। हाँ। तो दावा पेश करने जो हैं सारे एनडीए के नेता जो हैं पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी भी हैं। सम्राट जी, किस तरह से देखते हैं सर? साफ तौर पर मोदी जी को जिस तरह जनता ने जनमत दिया, इसके बाद भी कुछ लोग दुष्प्रचार में लगे रहे। ये लोकतंत्र की जीत है कि तीसरे बार कोई प्रधानमंत्री अपने अलायंस के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। आज राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, उससे नीतीश आज जो क्वेश्चनिंग था उनका, जो उन्होंने तो इससे बढ़कर कहा कि आगे के चुनाव में जो बचे कुचे सीट है वो भी उनके समाप्त हो जाए। तो सम्राट जी, ये आज का दिन काफी अहम, उसे आप किस तरह से देखते हैं? खास भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, भारत में जनता तय करती है, सभी राज्यों से चुनाव जीतकर लोग आते हैं, तब भारत की सरकार का निर्माण करते हैं। इसलिए मोदी जी को तीसरी बार देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, इसके लिए मोदी जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो देखिए, तमाम नेता ये पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आज संसदीय दल के नेता चुने गए। हुड्डा जरीवाला, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि यही तो इस देश की खूबसूरती, इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप भी इस डिबेट का हिस्सा बनती है, मैं भी इस डिबेट का हिस्सा हूं। हम हर तरह की बातें रखते हैं और सब तरह की बातें रखने के बावजूद भी इस डिबेट के बाद हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ चाय पीते हैं और एक साथ जो है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए चर्चा करते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब वरना तो फिर चीज़ें जो है वो हो जाती, हम एक दूसरे से भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन उसमें हम एक लिमिट तो कम से कम क्रॉस नहीं करते ना। वो कंट्री सब सर्वोपरि तो होता ही है। आप म्यूट हैं शायद। इज इट ओके नाउ? या फाइन। मेरी आवाज पहुंच पा रही? जी 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 जी। ओके। मैंने कहा मैं खुद एक मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, बीबीसी लंदन से ताल्लुक रखती हूँ, मैं मुख्तलिफ मुल्कों में रह चुकी हूँ। मैं तो बॉर्न एंड रेस्ड इंडिया की भी नहीं हूँ, हालांकि आई एम अ प्राउड इंडियन सिटीजन। तो मैंने हिंदुस्तान के बाहर भी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो भी देखा है, मैंने मोनार्कीज भी देखी हैं, और अब मैं हिंदुस्तान में रह के जो यहाँ का सूरत हाल है उसको देख रही हूँ। दो चीजें जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ वो तो ये कि आप भी एक मीडिया पर्सन हैं, मैं खुद एक मीडिया पर्सन हूँ, तो उसके तहत थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब मीडिया वाले एक तरह से बीजेपी की तरफ अपना रुझान ज्यादा करने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। मैं आप पे या पर्सनली किसी और पे ताना नहीं साध रही हूँ, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि इस तरह से हेल्दी डिबेट जब ही होती है, और मुझे आपकी डिबेट बहुत अच्छी लगती है। मैं वाकई में आपकी डिबेट को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष से भी सवाल करते हैं और आप बीजेपी वालों से भी सवाल करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे बैठी हुई बीजेपी पैनलिस्ट मुझे मानसिक संतुलन का शिकार बताती हैं तो ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस पे मैं एक्सपेक्ट करूंगी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट क्यों लिखवाती हैं, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया बैकग्राउंड से हूं, ऑल्दो मेरी लॉयल्टीज आम आदमी पार्टी से हैं। मैंने आम आदमी पार्टी का बहुत ग्राउंड लेवल पे मेरा सिर्फ इतना था, वो मैंने इसलिए पूछा। फिर आदमी निष्पक्ष विश्लेषण कैसे कर सकता है? फिर तो वो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर होगा ना। आम आदमी पार्टी, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी। मैं राहुल गांधी जी की भी बहुत तारीफ करती हूँ। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में अपने आप को एक अच्छा, हैरानी की बात है। सचिन कुछ कहना चाहता हूँ मैं। हाँ ठीक है, रास बिहारी जी बोलिए। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे नया यात्रा हो, मैं अखिलेश भैया की भी बहुत तारीफ करना चाहती हूँ, पर्सनली मैं उनको जानती हूँ जिस तरीके से वो अकेले। रास बिहारी जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, कम से कम 4 दशक से ज्यादा का इनका जो है वो पत्रकारिता का अनुभव है। ये भी देखिए, ये किसी पार्टी के नहीं। एक सेकंड, कुछ कहना चाहते हैं हुड्डा जी आप? मैं इनको पहली बार सुन रहा हूँ। ये अपनी बैकग्राउंड मीडिया से बताती है और मीडिया पर टिप्पणी कर रही है कि मीडिया मोदी सरकार की बात करता है। खुद अपने आप को आम आदमी पार्टी से जुड़ना बता रही है, कांग्रेस की पोजीशन बता रही है। मीडिया पर आप हमला कैसे कर रही है कि मीडिया मोदी सरकार का है? मीडिया का काम देखा नहीं है देश का। बीजेपी के आईटी ट्रोल सेल्स करते ध्रुव राठी और रवीश कुमार जी जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के ऊपर सवाल निशान उठाते हैं। मीडिया पर जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप छोड़िए, उनका क्या नाम लेना। कम टू द पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ शर्मा जी बोलिए, लास्ट कमेंट 30 सेकंड। हाँ सचिन जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देश में आज जो सरकार बनी है, मैं उनको बधाई दे देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को। और मैं देश से, प्रधानमंत्री से आशा करता हूँ कि अब वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं रहे, अब वो देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ एनडीए के भी नहीं है। और उनको जिस तरह से चुनाव से पहले मैंने देखा कि आपने कहा कि सवाल जो था कि आखिर जश्न क्यों इंडिया मना रहा है। जश्न इंडिया इसलिए, जो आज का जो सवाल है उसका इसलिए मना रहा है क्योंकि एक तो पहले इंडिया जो विपक्ष जो कमजोर थी और वो मजबूत हुए। जब विपक्ष मजबूत होता है तो देश का विकास होता है, और जब सत्ता पक्ष अपना तानाशाही जब करने की कोशिश करता है, मजबूत होता है तो देश का विकास होता है। और विपक्ष जो है उसको ये भी देखना है कि देश को चलने, सरकार को अगर चलने देना है तो सरकार को सहयोग भी करना पड़ेगा, तभी जो है वो देश चलता है। तो ये भी जो है इसी डेमोक्रेसी में हमने देखा है, कभी वो इधर होता है, कभी वो उधर होता है, और वहाँ कोई भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही।